हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आपके जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम लगे हुए हैं, ठीक है, उसके लिए आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट की थी दोस्तों, उसके लिए हमने सोचा है कि ये टॉप 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए जाएं, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर ऐसा कुछ हमें लगता है जिसका हम सेकंड पार्ट भी लेकर के आप लोगों के लिए जरूर आएंगे। ठीक है, तो आप करना क्या है, अगर देखिए पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। और आपसे बता रहे हैं कि अगर आपने पूरी साहित्य का इतिहास पढ़ना, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना, जिसमें हमने एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट किया, उसे आप देखना चाहते तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दे देंगे, उसे आप देख लीजिएगा। मैराथन क्लास है, सब कुछ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हाँ दोस्तों, और अगर आपको इसकी पीडीएफ या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। तो शुरू करते दोस्तों, टॉप 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनके बारे में हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है जी दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन है कि इस्तार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी दोस्तों नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपको बताना है कि इस इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ग्रियर्सन, मिश्र बंधु या गारसदासी या फिर वेल्तेयर दोस्तों। तो आपको बता दें कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन अगर आपने चुना है सी नंबर, गारसदासी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है दोस्तों। बता दें कि जो ये ग्रंथ है दोस्तों, इतवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी दोस्तों, ये हिंदी साहित्य के लेखन के इतिहास का पहला ग्रंथ है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? तो यही है दोस्तों। किसके द्वारा लिखा गया है? तो गारसदासी द्वारा लिखा गया। किस भाषा में? तो दोस्तों आप ये याद रखना कि ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया, क्योंकि ये फ्रेंच के विद्वान थे। गारसदासी कहाँ के थे? फ्रांस के थे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें इन्होंने लगभग कितने 738 कवियों को शामिल किया था। कितने दोस्तों? 738 कवियों को शामिल किया था। तो बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए होंगे कि ये हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का पहला दोस्तों ग्रंथ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया था दोस्तों? किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया? तो दोस्तों पहला है नागरी प्रचारणी पत्रिका, दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा है हिंदी शब्द सागर, चौथा है हिंदी भाषा का विकास दोस्तों। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दूसरे का? सी नंबर, हिंदी शब्द सागर। चलिए अगला है इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा? तो दोस्तों कैसा रहा ये भी आपको पता होगा। तो इसका बिल्कुल अच्छा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, आदर्श मूलक आध्यात्मिक दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प संगत है दोस्तों? ठीक है, देखिए रामचंद्र जो जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, वो कहते हैं कि आदिकाल से इसका आरंभ हुआ। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं? भक्ति काल से आरंभ हुआ। और राहुल सांकृत्यायन क्या कहते हैं? सांकृत्यायन क्या कहते हैं कि मुंज से इसका आरंभ हुआ। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं सरहपा से इसका आरंभ हुआ दोस्तों। तो ये तीनों के तीनों गलत है भैया। किसने? तो दोस्तों आपको पता है कि इसका आरंभ कहां से हुआ है? तो बिल्कुल आपको पता होगा आदिकाल से हुआ। तो भक्ति काल से उससे कोई मतलब ही नहीं होता है दोस्तों। तो सही क्या हो जाएगा हमारा? राम कुमार वर्मा। और आपको बता दें कि राम कुमार वर्मा दोस्तों, इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, किसको माना है? स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। वैसे अगर क्वेश्चन करता कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तब आप सरहपा बताना। ठीक है, अगर नाम लेके पूछता है तो फिर दोस्तों आपको ये बताना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, पंचमकार दोस्तों, मध्य हो गया, मांस हो गया, मत्स्य हो गया, मैथुन हो गया और मुद्रा होगा, का विधान किस साहित्य में मिलता है दोस्तों? पंचमकार का विधान किस साहित्य में मिलता है दोस्तों? तो आपको पता होगा किसमें मिलता है? नाथ साहित्य में दोस्तों। ठीक है, कितने नाथ थे दोस्तों? टोटल 9 नाथ थे, आपको पता भी होगा। तो नाथ साहित्य बिल्कुल सही ऑप्शन होगा दोस्तों। अगर पूछ ले सिद्ध कितने थे दोस्तों, तो 84 सिद्ध थे। कितने? 84 सिद्ध थे दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार दोस्तों। चलिए अगला है संदेश राशक दोस्तों,
किस रचना की विधा है, मतलब किस विधा पे रचित है दोस्तों? तो महाकाव्य है, आख्यानक गीत है, वीर गीत है, खंड काव्य है दोस्तों। तो आपको बता दें क्या है, खंड काव्य है दोस्तों। एक चीज और याद रखेंगे संदेश राशक के बारे में कि किसी मुस्लिम द्वारा लिखा गया पहला काव्य दोस्तों अब्दुल रहमान द्वारा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संगत अनुक्रम को बताइए दोस्तों, संगत अनुक्रम को बताइए कि संगत सही कौन सा है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए पहला है खुमार रासो दलपत विजय दोस्तों। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। आपको बता दें कि ये 9वीं शताब्दी में लिखा गया, तो बिल्कुल सही हमारा यही सही होगा। अब देखिए विजय पाल रासो दोस्तों, तो विजय पाल रासो की अगर बात आती है दोस्तों तो इसके कौन है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है। जयानक तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के जगनी बिल्कुल नहीं है, परमाल रासो के चंद्र बरदाई भी बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपको पता होगा पृथ्वीराज रासो तो बिल्कुल आपको पता है दोस्तों कि कौन है दोस्तों, चंद्र बरदाई है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और एकदम आसान भी है दोस्तों। क्या है, एकदम से आसान भी है, तो इसके बारे में आप गलत नहीं कर सकते दोस्तों। इस तरह से आप इसको गलत नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि जो परमाल विजय है दोस्तों, परमाल विजय कौन है, जगनिक है। ठीक है, तो परमाल विजय जगनिक है दोस्तों, ये आपका उल्टा मिला दिया गया है। क्या, ये आपका उल्टा मिला दिया गया है दोस्तों। और विजय पाल क्या आपको पता है, नल्ल सिंह है। ठीक है, क्या है, नल्ल सिंह है दोस्तों। हमने तीनों बता दिए हैं, तो दोस्तों सही ऑप्शन कौन सा है, 7वें का ए। अगला है एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, काव्य पंक्तियां किसकी है दोस्तों, किसकी है, चंद्रबरदाई, केदार कवि। ठीक है, भारतेंद्र जब खुसरो दोस्तों, तो किसका है दोस्तों, ये खुसरो जी का, अमीर खुसरो जी का है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है उक्त व्यक्ति प्रकरण नामक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है दोस्तों। उक्त व्यक्ति प्रकरण दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, पहला ए है दामोदर शर्मा, गुणाध्याय और ज्योतिश्रेष्ठ ठाकुर और रोड़ा दोस्तों। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है, अगर आपने ए नंबर चुना है, दामोदर शर्मा जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आदि पुराण, महापुराण और जसहर चरिव के रचनाकार कौन है दोस्तों, स्वयंभू, पुष्यदंत, शरहपा या फिर मणिभद्रपा दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन दोस्तों कौन है, पुष्यदंत दोस्तों। क्या, पुष्यदंत दोस्तों इनके रचनाकार हैं दोस्तों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि स्वयंभू को दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं और प्रथम जैन कवि भी इनको हम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के बृहद संस्करण में कितने समय या खंड थे दोस्तों। तो कितने समय या खंड थे दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 69 दोस्तों। और आपको बता दें जो पृथ्वीराज रासो है दोस्तों, इसको पृथ्वीराज रासो को दोस्तों जो इनके मेन थे दोस्तों, ठीक है, उनके द्वारा इसे पूरा नहीं किया गया था दोस्तों। आपको बता दें जो चंद्र बरदाई थे उनके द्वारा कंप्लीट नहीं किया गया था, इसको कंप्लीट चंद्र बरदाई के लड़के थे जल्हड़, उनके द्वारा किया गया था। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला है आदिकाल को बालकाल किसने कहा, बालनाथ किसे कहा गया था। ठीक है, सॉरी, आदिकाल का बालनाथ किसे कहा गया दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जालंधर नाथ को दोस्तों। किसको, जालंधर नाथ को दोस्तों बालनाथ कहा गया। ठीक है, चलिए अगला है वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था दोस्तों। वज्रयानी हमने बताया था दोस्तों, बिल्कुल अच्छे जो हमने पढ़ाया है, मैराथन वीडियो पढ़ाया है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों किस प्रभाव, इनका प्रभाव किस क्षेत्र में था दोस्तों। तो आपको बता दें पूर्वी भारत में दोस्तों, किसमें, पूर्वी भारत में दोस्तों। अगला है कि सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है, कि सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, श्रीमद् भागवत पुराण दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, श्रीमद् भागवत पुराण दोस्तों। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है शिव किस शब्द का भाषा का शब्द है दोस्तों। तो शिव किस भाषा का शब्द है दोस्तों, आपको पता है किसका है, ये तमिल का है दोस्तों। चलिए अगला है कि कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी थी दोस्तों। भाषा का डिक्टेटर या फिर वाणी का डिक्टेटर कहते हैं दोस्तों। और कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है ना, तो किसने कहा था इन्हें भाषा का डिक्टेटर दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला है कि आरत की जो हनुमान लला की दृष्ट दलन रघुनाथ कला की दोस्तों ये आरती है, तो ये किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों। अगर आपको
पता होगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि ये आरतियां, ये जो पंक्तियां दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई, रामानंद द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा, रामानंद द्वारा। अगला है मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है, ठीक है, मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है, शेर शाह सूरी की, सिकंदर शाह की, हुसैन शाह की, या फिर जहांगीर की दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, हुसैन शाह की। अगला है चित्रावली दोस्तों, रचना किसकी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चित्रावली दोस्तों, किसकी है, तो उस्मान की है चित्रावली, किसकी दोस्तों, उस्मान की है चित्रावली। अगला है मोहिका हंसेसी की कोहरा सी दोस्तों, ठीक है, कोहरा ही दोस्तों, ये किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सही हमारा 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी जायस वाले। अगला दोस्तों, मलूक दास जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, मलूक दास को आप जानते होंगे, ये कहाँ पड़ता है, इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये कड़ा कौशाम्बी के पास दोस्तों, कड़ा में इनका जन्म हुआ मलूक दास का। चलिए अगला है कि दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्ण चरित्र संबंधी प्रबंध रचना है दोस्तों, कौन सी है, ब्रजविलास, सूरसागर, साहित्य लहरी, या फिर रसमंजरी दोस्तों। तो 22 का बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, व्रज विलास दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा, व्रज विलास दोस्तों। चलिए सूरसागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंग कौन सा है, तो सूरसागर का सबसे अच्छा जो मर्म स्पर्शी है दोस्तों वो क्या है, भ्रमर गीत है, क्या दोस्तों, भ्रमर गीत है। 23 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है राधा पल्लव संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हैं दोस्तों, कौन है, हरिदास, नियमदास, या फिर चैतन्य महाप्रभु, या हित हरिवंश दोस्तों, कौन है, तो हित हरिवंश हो जाएगा हमारा बिल्कुल अच्छा ऑप्शन दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है 25 नंबर का है, असंगत बताइए दोस्तों, भक्तमाल के नाभादास, रास बोध के कबीर, और असादीवार के नानक, और रास पंचाध्याय के नंददास मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, असंगत दोस्तों। आपको पता है कबीरदास क्या है, साखी शब्द रामायणी दोस्तों, ठीक है। अगला है रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा दोस्तों, तो रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, तो किसने कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल, रसाल में इसका होता दोस्तों आम होता है, ठीक है। चलिए अगला है रीतिकाल के पतन का क्या कारण था, जीवन निरपेक्षता, चमत्कार प्रियता, या फिर रसिक दरबारी जीवन, या फिर उपर्युक्त तो सभी दोस्तों। तो आपको पता होगा ये सभी चीजें इसको कहीं ना कहीं मतलब कि पतन का कारण बनाती हैं दोस्तों। चलिए अगला है कि आचार्य शुक्ल ने उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी, ठीक है, कवि किसको कहा है दोस्तों, तो किसको कहा है, इसका हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कर जाएगा, केशवदास, घनानंद, चिंतामणि, या बिहारी। तो किसको, केशवदास को दोस्तों कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है सुजान विनोद के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों सुजान विनोद के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो कौन है, देव हो जाएंगे। चलिए अगला है रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन है दोस्तों, रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन है दोस्तों, भिखारी दास, चिंतामणि, पद्माकर, या फिर भूषण दोस्तों। तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ए भिखारी दास, ठीक है। चलिए अगला है जदपि सुजति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत, किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये केशव दास जी के, किसकी हैं, केशव की है दोस्तों। चलिए अगला है क्वेश्चन 32 नंबर, प्रेम की पीर का कवि, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का सेनापति, बिहारी, घनानंद, या फिर आलम दोस्तों। तो किसको कहते हैं, तो घनानंद को कहते हैं प्रेम की पीर का कवि दोस्तों। अगला है किस कवि को रीतिबद्ध एवं रीत मुक्त दोनों की श्रेणी में रखा जाता है, द्विजदेव, घनानंद, रसखान, या फिर आलम मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही हो जाएगा द्विजदेव को दोस्तों दोनों की श्रेणी में हम रख देते हैं, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको बता दें दोस्तों, ये हमारी एक ई बुक भी है हिंदी साहित्य के इतिहास दोस्तों, इसमें आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये हर एक एग्जाम के लिए, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें इसमें क्या क्या मिलेगा, उसके पहले आपको बता दें इसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं क्या क्या इसमें मिलने वाला। वैसे हम बता दें इसमें सभी प्रकार के पुरस्कार होंगे, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, ज्ञानपीठ हो, कुछ भी हो दोस्तों, ठीक है। और कवि और उनके उपनाम होंगे, जन्म स्थान होंगे, उनकी रचनाएं होंगी कवि की, ठीक, और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा दोस्तों, और हिंदी में प्रथम क्या है, ठीक है, कैसे हैं, वो चीजें आपको मिल जाएंगे दोस्तों। लगभग 125 पॉइंट ऐसे होंगे कि हिंदी में प्रथम का जैसे रचना है ना, इस तरीके से। और दोस्तों इसे आप परचेस करना है हमारे इस नंबर पर दोस्तों 50 रुपए आपको देने होंगे, ये आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगी दोस्तों, ठीक है। ये ई बुक है, पीडीएफ रूप में आपको मिल जाएगी अगर आप 50 रुपये हमें इस नंबर पर सेंड करके स्क्रीनशॉट भेज देते दोस्तों, चाहे गूगल पे कर दीजिए, फोन पे कर दीजिए, या फिर पेटीएम करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे करिए, व्हाट्सएप पे आपको हम ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है दोस्तों? तो कौन सा ऐसा कवि है जो भारतेंदु मंडल का नहीं है दोस्तों? तो 34 का बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा प्रताप सिंह दोस्तों, ये भारतेंदु मंडल के नहीं है। प्रेम घन, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्णदास ये हैं दोस्तों। अब अगला है मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु कौन से दोस्तों? तो 35 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किसके गुरु थे? मैथिली शरण गुप्त के। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर, अति खल की संगत करने से जग में मान नहीं रहता है, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो किसकी पंक्तियां हैं ये दोस्तों? किसकी हैं? रामचरित उपाध्याय जी की। चलिए अगला है, ले चल वहां मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा किसको? प्रसाद जी को। किसको? जयशंकर प्रसाद को। अगला है कि छायावाद को विच्छिन्न मोती की सी तरलता किसने कहा दोस्तों? तो किसने कहा? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रसाद जी ने दोस्तों, ठीक है, प्रसाद जी ने कहा। चलिए अगला है, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूं दोस्तों, पंक्ति किसकी है? इसके रचनाकार कौन है इन पंक्तियों के दोस्तों? तो आपको बता दें महादेवी वर्मा जी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, मैं उस जनपद का कवि हूं दोस्तों, कृति के रचनाकार कौन है? कि मैं उस जनपद का कवि हूं दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है? त्रिलोचन जी, ठीक है। चलिए अगला है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों, पाषाणी शिवमंगल सिंह सुमन, चंदना, नागार्जुन, जागते रहो दोस्तों, भारत भूषण अग्रवाल और खजोहरा दोस्तों किसकी है? निराला जी की दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाषाणी शिवमंगल सिंह सुमन दोस्तों, यही क्या है? असंगत है, ठीक है। चलिए अगला है, इंद्रिय बोध का कवि किसको कहते हैं दोस्तों? हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, ठीक, आप हमारे चैनल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं दोस्तों, किसको कहते हैं इंद्रिय बोध का कवि दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 42 का दोस्तों, ठीक है। 42 का बिल्कुल सही क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह, प्रभाकर माचवे, अज्ञे या फिर गिरजा कुमार माथुर दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या जाएगा? गिरजा कुमार माथुर दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला, ठंडा लोहा दोस्तों किसका है? तो धर्मवीर भारती दोस्तों, इसके बारे में आपको पता भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। अगला है, नाटक जारी है किस विधा की रचना दोस्तों? नाटक जारी है किस विधा की रचना दोस्तों? 44 नंबर। तो ये क्या है? उपन्यास है, कविता है, नाटक है, निबंध दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि नाटक लिखा था आप नाटक बता दो दोस्तों, ये क्या है? किस विधा पे है दोस्तों? तो आपको बता दें ये कविता है दोस्तों। अगला है, लकड़बग्गा हंस रहा है कि कवि कौन है दोस्तों? लीलाधर जगुड़ी, चंद्रकांत देवताले या फिर श्रीकांत वर्मा या फिर असद जैदी दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंद्रकांत देवताले दोस्तों। अगला है, मैं एक फेरी वाला काव्य संकलन किसका है दोस्तों? कुमार विकल, राही, मजलूम राजा दोस्तों या फिर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव या अजीत कुमार दोस्तों। तो किसके 46 नंबर का सही ऑप्शन क्या जाएगा? राही मासूम राजा दोस्तों। अगला है, लल्लू लाल की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी दोस्तों? तो लल्लू लाल की आपको पता है प्रेम सागर दोस्तों, क्या है? प्रेम सागर दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगला है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा था दोस्तों? तो चार्टर एक्ट 1813, उड्स घोषणा पत्र 1854, मैकाले शिक्षा नीति 1835 या फिर 1800 देश का चार्टर एक्ट दोस्तों किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उड घोषणा पत्र 1854 को दोस्तों। चलिए, भारतेंदु का कौन सा नाटक क्या है? मौलिक नाटक दोस्तों, वैदेही हिंसा न भवति दोस्तों, कौन सा है? तो देखिए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन की अगर हम बात करते दोस्तों 49 का, तो सभी के सभी क्या है दोस्तों? मौलिक नाटक ही है दोस्तों। अगला है, सिंदूर की होली नाटक किसने लिखा है? तो हरिकृष्ण प्रेमी या फिर लक्ष्मी नारायण लाल या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर जयशंकर प्रसाद दोस्तों। तो 50 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र दोस्तों। अगला है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक है दोस्तों बकरी या कल भात आएगा या गरीबी हटाओ या फिर उपरोक्त सभी दोस्तों। तो 51 का बिल्कुल सही जाएगा कि ये सभी के सभी क्या हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दोस्तों। इनकी एक खूंटियों पर टंगे लोग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। अगला है, राम कुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है? देखिए समझिएगा, एकांकी संग्रह की बात कर रहा दोस्तों, तो कौन हो जाएगा? पृथ्वीराज की आंखें दोस्तों। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज की आंखें। अगला, ताजमहल के आंसू एकांकी किसकी है दोस्तों? लक्ष्मी नारायण लाल, विष्णु प्रभाकर, भुवनेश्वर या फिर धर्मवीर भारती दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन 53 का ए हो जाएगा। क्या? लक्ष्मी नारायण दोस्तों। मुक्तिबोध उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया दोस्तों। किसके द्वारा लिखा गया? श्रीनाथ भगवती चरण वर्मा या फिर उपेंद्र अस्क दोस्तों या फिर जैनेन्द्र कुमार दोस्तों। तो बिल्कुल सही 54 का डी हो जाएगा जैनेन्द्र द्वारा। अर्धनारीश्वर दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या? मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों अर्धनारीश्वर दोस्तों। इसका सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो किसकी है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर दोस्तों। इनकी तमस भी है जिसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला। अगला है अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है दोस्तों, तो किसका चित्रण, चलिए ऑप्शन दिखाते हैं आपको दोस्तों किसका है, तो कबीर के जीवन काल का, या भारत की सांप्रदायिक समस्या का, या फिर बुनकरों के जीवन संघर्ष का, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। आपको झीनी झीनी बीनी चुनरिया दोस्तों, तो चुनरिया बिनने वाली की किसका, बुनकरों के जीवन संघर्ष का वर्णन किया गया। चलिए अगला है उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है दोस्तों। उसने कहा था इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो आपको बता दें कौन है, लहना सिंह है दोस्तों। और आपको बताना चाहूंगा उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा की गुलेरी जी के, किसकी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की दोस्तों उपन्यास है। और आपको बता दें ये पहली उपन्यास ये किस पे है, ये फ्लैशबैक पर आधारित पहली रचना है दोस्तों, फ्लैशबैक पर आधारित पहली रचना है, तो ये भी याद रखेंगे। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की। चलिए हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है, अज्ञे, प्रेमचंद, मुक्तिबोध या फिर जैनेन्द्र दोस्तों। तो 58 का बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी नंबर कौन है, जैनेन्द्र जी। चलिए अगला है सदाचार की ताबीज निबंध के लेखक कौन है दोस्तों, तो वंशर का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हरिशंकर परसाई जी है दोस्तों, सदाचार की ताबीज। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है, कालिदास और उनकी कविता महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, या फिर कवियों की उर्मिका विषयक उदासीनता, या फिर उपयुक्त सभी मेरे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, सभी के सभी दोस्तों। अगला है विजयेंद्र स्नातक के निबंध है दोस्तों, तो कौन से हैं दोस्तों, चिंतन के क्षण, विचार के क्षण, विमर्श के क्षण, या फिर उपयुक्त सभी दोस्तों। तो आपको बता दें सभी के सभी हैं, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है, तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास जी, रामचंद्र शुक्ल जी, या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र दोस्तों। तो 62 का बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा बी नंबर। अगला है इंद्रनाथ मदान की पुस्तक कौन है दोस्तों, इंद्रनाथ मदान की पुस्तक इनमें से कौन है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन बताइएगा कि प्रेमचंद्र एक विवेचन, या फिर कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन, या फिर उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं दोस्तों। तो आपको बता दें कि दोनों की दोनों इन्हीं के हैं, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 63 का सी ऑप्शन दोस्तों, ठीक है। चलिए 64 नंबर देखते हैं, हिंदी में संस्मरण की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी दोस्तों, जो संस्मरण को जन्म देती है वो कौन सी, सरस्वती, कल्पना, मर्यादा, या फिर कवि वचन सुधा मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा 64 का, ए सरस्वती दोस्तों। चलिए चीड़ों पर चांदनी दोस्तों के लेखक कौन है, तो चीड़ों पर चांदनी के लेखक कौन है, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, रामदरस मिश्र, या फिर हंसराज दोस्तों। तो कौन हो जाएंगे, निर्मल वर्मा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 65 का दोस्तों, ठीक है, 65 का ए। चलिए एक साहित्यिक डायरी की रचना कौन है, एक साहित्यिक डायरी किसकी रचना है दोस्तों, अज्ञे, प्रभाकर माचवे, निराला, या फिर मुक्तिबोध दोस्तों। तो बिल्कुल सही हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध दोस्तों। अगला है ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रथम कहानी कौन से, जूठन, अंधेरे बस्ती, घुसपैठिए, या फिर आवाजें मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही 67 का हो जाएगा अंधेरे बस्ती दोस्तों। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मतवाला साप्ताहिक पत्रिका की प्रकाशन भूमिका क्या थी दोस्तों, तो बताना इसका। मतवाला साप्ताहिक पत्रिका की प्रकाशन भूमिका थी दोस्तों, कहां से हुई है प्रकाशित, कलकत्ता, बनारस, गोरखपुर, या फिर जयपुर दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर कलकत्ता से। अगला है धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों, सुदामा पांडे धूमिल आप जानते होंगे ना, इनको किसके लिए, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, या फिर सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, या किसी पर भी नहीं दोस्तों। तो 69 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर कल सुनना मुझे मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए मगही किस उपभाषा की बोली दोस्तों, तो आपको बता दें किसकी है, बिहारी दोस्तों। आपको बता दें कितनी उपभाषाएं, टोटल 5 हैं, राजस्थानी, देखिए पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, राजस्थानी, बिहारी, और दोस्तों कौन सी, पहाड़ी हिंदी, जिसके अंतर्गत दोस्तों बिहारी की है मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो 3 आती है इसके अंतर्गत बोली, तो मगही भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी दोस्तों। देखिए पूर्वी में कौन सी आती है, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे बड़ी कौन सी दोस्तों, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कई सारी भाषा थी, लगभग 5 आती है। अगला है हिंदी का एक रूप क्या नहीं है दोस्तों, हिंदी का कौन सा एक रूप नहीं दोस्तों, कोंकणी, रेखता, हिंदुस्तानी, या उर्दू दोस्तों। तो आपको इसमें देख के ही लग रहा होगा कौन सा नहीं, कोंकणी दोस्तों। कोंकणी कहाँ की है, गोवा की है दोस्तों, कोंकणी है ना, कोंकण तक आपने सुना होगा, ठीक है। चलिए विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है, तत्सम, तद्भव, संकर, या इनमें से
कोई भी नहीं दोस्तों। आपको पता होगा तत्सम शब्दों में दोस्तों विसर्ग का प्रयोग करते हैं। विसर्ग क्या होता है? आहा की मात्रा दोस्तों। ये दो दोस्तों पॉइंट जैसे लगते हैं जैसे अतः में क्या होता है? विसर्ग ही तो होता है। चलिए अगला है, लीची किस भाषा का शब्द है? किसका है दोस्तों? चीनी, अरबी, पुर्तगाली या फिर हिंदी दोस्तों? तो किसका है? तो 73 का बिल्कुल सही हो जाएगा, लीची चीनी भाषा का शब्द है दोस्तों। अगला है, निम्न में से तद्भव शब्द है दोस्तों, हिंदी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? तद्भव क्या है? वीर, करुणा, भाग्य या फिर घड़ा मेरे दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा घड़ा। 80 दोस्तों, 80 का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों? 80 का पर्यायवाची का होता है 80 दोस्तों, खड्ग होता है, तलवार होता है, शमशीर होता है दोस्तों। तो किसको बोलते हैं? तलवार को दोस्तों। ठीक है। ऐहिक का समानार्थी शब्द क्या है? तो ऐहिक का समानार्थी शब्द क्या होगा? 76 का दोस्तों बताना है। तो 76 का दोस्तों कौन सा हो जाएगा? हमारा ए नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? इहलोकस्थ दोस्तों। चलिए अगला है, उपादान का समानार्थी शब्द क्या होगा? उपादान का समानार्थी शब्द क्या होगा? 77 का दोस्तों क्या हो जाएगा? आराधना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला है, मधुमालती के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो ये आपको अच्छे बताना है दोस्तों। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, मंझन। ठीक है। चलिए, धावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? 79 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो धौ धन अक दोस्तों धावक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धौ धन अक दोस्तों धावक हो जाएगा। और अयादि संधि हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी, अयादि स्वर संधि। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है दोस्तों? अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, उल्लंघन, मनोरथ दोस्तों और वत्सल दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा 80 का दोस्तों सी नंबर। देखिए उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? उ आधा जा फिर आधा जा फिर वाह होगा फिर लावा, दोनों जा क्या होंगे? आधे होंगे। यहाँ पे एक ही जा लगाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे दोस्तों। ठीक है, वन से वापस लौटे बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये तो शुद्ध हो ही नहीं सकता। वनवास से लौटे थे दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला है, श्री राम 14 वर्षों के बाद वनवास से वापस लौटे बिल्कुल गलत है। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे बिल्कुल गलत है। अगला है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे बिल्कुल सही है हमारा 81 का डी नंबर। चलिए 82 नंबर है, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का रचयिता कौन है? तो श्याम लाल पार्षद गुप्ता पार्षद या फिर श्याम नारायण पांडे दोस्तों या फिर श्याम बिहारी या फिर दिनकर दोस्तों। तो बिल्कुल सही और अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, 82 नंबर बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो ए नंबर बिल्कुल सही होगा, श्याम लाल गुप्ता पार्षद। ठीक है। अगला है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक दोस्तों कौन सी संज्ञा है दोस्तों? किसी व्यक्ति का बोध करा रही हो, किसी एक चीज के बारे में बता रही हो, तो कौन सा हो जाए दोस्तों? देखिए पर्वत क्या है? जातिवाचक है। सोना क्या है? द्रव्यवाचक है। मनुष्य क्या है? जातिवाचक। तो गंगा ही क्या है? व्यक्तिवाचक। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है? कृदंत जो होता है दोस्तों क्रिया से मिलकर बनता है। तो बिल्कुल सही 84 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? देखिए मिलावट, मिल धन आवट, मिलना क्या होता है? क्रिया होता है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 85 नंबर क्या है कि हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होता है दोस्तों? हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है उसके लिए एकदम शुद्ध शब्द क्या होगा? तो समिधा बोलते दोस्तों, हवन सामग्री नहीं बोलते। ठीक है। हवन सामग्री क्या होती है दोस्तों? लकड़ी नहीं होती, हवन की वस्तुएं होती है। ठीक है। चलिए देखिए गद्यांश दोस्तों 86 से 90 तक इसे पढ़ के देना है दोस्तों। देखिए भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म अग्रगण है। देखिए सबसे पहले इसको हम क्या देखते हैं दोस्तों? इनको देखिए इस प्रकार के आपको पैराग्राफ को करने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखने होते हैं, कहाँ पे क्या कहा गया। अब दोस्तों जनगण मनगढ़ के राष्ट्रगान के रचयिता कौन दोस्तों? इसको तो आप बता ही देंगे क्योंकि इसी के उन्हीं के ऊपर क्या है ये आधारित। तो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कोई क्वेश्चन देखने वाला भी नहीं है दोस्तों। अगला है, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों त्यागी थी दोस्तों? आपको पता है, आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा कि उसके दोस्तों उससे आहत होकर इन्होंने वापस कर दी दोस्तों। तो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी दोस्तों। ठीक है, वो आपको ऊपर मिल भी जाएगी। अब देखिए ये भी एकदम सिंपल सा है, इसको भी आपने पढ़ाई होगा कि रविन्द्रनाथ की कौन सी पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों? गीतांजलि के लिए। आपको पता होगा सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भारत को इन्हीं के द्वारा मिला था दोस्तों। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहां हुआ दोस्तों? तो आपको इसके बारे में भी पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ दोस्तों। कलकत्ता एक ही ऑप्शन 7 मई 1861 दोस्तों। आप उसमें से देख भी सकते हैं दोस्तों। अब इनके पिता कौन से समाज के नेता थे दोस्तों? ब्रह्म समाज या फिर आर्य समाज या फिर सत्यशोधक समाज या फिर रामकृष्ण मिशन मेरे दोस्तों। तो 90 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रह्म समाज के थे दोस्तों। आपको दिखा भी दें
तो आप देखिएगा इनके बारे में। देखिए एक एक चीज हम दिखा देंगे कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए। देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इतने में 7 मई 1861 को। इनके पिता का नाम क्या, देवेंद्र नाथ दोस्तों, ठीक, ब्रह्म समाज। देखिए ये आंसर मिल गया था, ब्रह्म समाज। और दोस्तों आपको बता दें, ठीक है, कि इसके बारे में दोस्तों इनमें एक चीज आपको मिल जाएंगी, एक एक चीज मिल जाएंगी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन था गीतांजलि दोस्तों, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है, और किसके उपलक्ष्य में दोस्तों, देखिए जलियांवाले बाग हत्याकांड उसमें इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी दोस्तों। जनगण मनगढ़ के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। सारे सारे क्वेश्चन हमने इसमें आपको दिखा दे दोस्तों एकदम सिंपल तरीके से। चलिए अब अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को न केवल विषय वस्तुओं के लिए स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए, बल्कि दोस्तों और क्या करना चाहिए, मानक भाषा के प्रयोग का अत्यंत बल देना चाहिए, या फिर मानक हिंदी के लिए ही स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए, या विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करना चाहिए, या फिर व्याकरण पर भी अत्यंत बल देना चाहिए। तो 91 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर दोस्तों, विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए दोस्तों, ठीक है, केवल हिंदी से ही काम नहीं चलेगा। अगला है व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा दोस्तों, किस पे होगा दोस्तों, व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर, या फिर व्याकरण के नियमों के सैद्धांतिक विवेचना पर, या फिर व्याकरणिक कोटियों की पहचान पर, या फिर व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने पर। दोस्तों किस पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 92 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर दोस्तों। चलिए अगला है व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना दोस्तों क्या कहलाता है, आंशिक रूप से उचित है, या फिर पूर्णतया उचित है, या फिर पूर्णतया असंभव, या फिर बिल्कुल अनुचित दोस्तों। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, भी पूर्णतया उचित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, 94 का दोस्तों, तो डी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न पूछना भी सही है, परिचर्या भी सही है, प्रतिक्रिया व्यक्त करना भी सही है, यानी कि डी का डी, चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 95 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, शिक्षण की प्रक्रिया, या फिर अभ्यास कार्य, या फिर आकलन, या फिर पाठ्यक्रम दोस्तों। तो कौन सा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, तो शिक्षण प्रक्रिया बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला 96 देखते हैं। प्रजा हितैषी दोस्तों 1855 प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन है दोस्तों, तो राजा लक्ष्मण सिंह, राजा राम मोहन राय दोस्तों, और श्याम सुंदर सेन, या फिर बालकृष्ण भट्ट दोस्तों। तो 96 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह दोस्तों। अगला है हिंदी के प्रथम कहानी लेखिका कौन है दोस्तों, तो आपको पता होगा बंग महिला दोस्तों, क्या, राजेंद्र बाला घोष दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संस्कृत के 4 अध्याय रचना पर सन 1959 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों, तो इसका 98 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इसको रामधारी सिंह दिनकर जी को दोस्तों। दिनकर को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया, किसके लिए, उर्वशी के लिए, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है सिद्ध कवि सरायपाद, जो हिंदी के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं, द्वारा दोहा कोश की रचना कब किया गया, उसका समय क्या है, 1958 ईसा पूर्व, 1872 ईस्वी, या फिर 769 ईस्वी, या फिर 1950 ईस्वी दोस्तों। तो बिल्कुल सही 99 क्या हो जाएगा, 769 ईस्वी दोस्तों। अगला है और अंतिम क्वेश्चन है, आमा उपन्यास पर 2003 में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया दोस्तों, तो किसका, चित्रा मुंदल है ना, मुदगल दोस्तों, गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह, या फिर कुमार नारायण दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है चित्रा मुदगल को दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों एक चीज और आपको बता दें कि दोस्तों ये है हमारी ई बुक, क्या, एक देखिए ई बुक हमने बीच बताई थी हिंदी साहित्य की। अगर दोस्तों आप संपूर्ण हिंदी के खरीदना चाहते हैं दोस्तों, इसमें हिंदी व्याकरण होगा दोस्तों, देखिए 50 रुपए इसका भी मूल्य होगा। एक हमने हिंदी भाषा की 25 रुपए की दोस्तों, उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, आप जाइए जरूर देखिए दोस्तों, ये भी आप 50 रुपए में ले सकते हैं दोस्तों। आप टोटल हमें 125 रुपए सेंड करें, हम आपको 3 ई बुक देंगे दोस्तों। एक आपको जो ऊपर दिखाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की संपूर्ण होगी, और ये हिंदी की होगी दोस्तों, हिंदी और एक हिंदी भाषा की 25 रुपए, तो टोटल 125 रुपए आप भेज के दोस्तों ये 3 ई बुक पा सकते हैं, या फिर आपको अलग अलग लेना है, एक एक ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। इनकी पहले वीडियो देख लीजिए दोस्तों, वीडियो में बताएगा क्या क्या आपको मिलेगा। अगर आपको परचेस करना दोस्तों, तो इस नंबर पे क्या करिए, हमें पहले आप पैसे भेज दीजिएगा दोस्तों, फिर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है, गूगल पे या फिर फोन पे या पेटीएम करके आप ले सकते हैं दोस्तों। चलिए थैंक यू, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर करना दोस्तों। अगर आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट चाहिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।